नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय विज्ञान शिक्षण। कोई विषय आपका 25 नंबर का होता है। अगर आपने हमारे सारी वीडियो देख ली तो आपके 25 के 25 नंबर आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि जो आपके 25 नंबर वाले पेपर इनकी अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि इसमें ही आपकी बैक ज़्यादा लगती है। चाहे आपका मैथ हो वो भी 25 नंबर का, संस्कृत भी आपकी 25 नंबर की है, तो 25 नंबर वाले सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई है, जो आपकी जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, उन प्रश्नों को हमने रखा है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका आप सर्च करेंगे एग्जाम सर स्टडी आपको मिल जाएगा, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी तथा PDF मिलती रहती हैं। इसके अलावा आप हमारे डीएलएड टेट, सीटेट, यूपीटेट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी एग्जाम होंगे तो आपके आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को लिखिए। हम बात करते हैं न्यूटन के नियमों के बारे में। पहला नियम आपका होता है जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को, पहले नियम को हम गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार ये होता है कि यदि कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु, यह क्या कह सकते हैं कि सरल रेखा में चल रही है, गति कर रही है, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, इसमें यह कहा गया वह वस्तु तब तक वैसी रहेगी जब तक उस पर कोई आप बल ना लगाया जाए, जब तक उसकी वस्तु में जो परिवर्तन है, वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जब तक वस्तु वैसी ही रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण भी समझ लेते हैं। यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है ना, चाहे पुस्तक रखी हो, चाहे आम रखा है, चाहे सेब रखा है, वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक आप उसको बल लगाकर वहाँ से नहीं हटा देंगे। तो यानी कि सेब को हटाने के लिए आपने क्या लगाया, अपने हाथ से उठाया, यानी कि कोई बल लगाया, तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम प्रदर्शित करता है। देख लेते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल जो है, इसे हम F से प्रदर्शित करेंगे। उस वस्तु का जो द्रव्यमान है M से प्रदर्शित करेंगे। उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसे हम F बराबर ma बोल सकते हैं या F प्रोपोर्शनल ma बोल सकते हैं, जिसका नियतांक जो होगा K हो जाएगा। यानी कि जहाँ जो एक K है जो नियतांक है, प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो बराबर में लिखेंगे, जहाँ पर प्रोपोर्शनल का मीन्स जो है नियतांक जो K आ जाएगा, यानी कि F बराबर Kma आ जाएगा। इसे न्यूटन का गति विषय क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। यानी द्वितीय नियम का फार्मूला भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको जहां पर भी ये लिखे मिल जाए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी को अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, ये हमारा द्वितीय नियम जो है प्रदर्शित करता है। चलते हैं अपने थर्ड नियम को समझ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, यानी कि जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे कि आपने देखा कि भैया बल्ले में हम जब गेंद को मारते हैं तो क्या होता है कि बल्ला भी पीछे की ओर हटता है। ऐसा ही आपने देखा होगा बंदूक से जब गोली चलती है तो बंदूक भी पीछे की ओर हटती है। इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। जैसे कि आप अपना घूसा है दीवार में मारेंगे तो आपको भी लगेगा, यानी कि उस दीवार भी आपको प्रतिक्रिया करेगी। उदाहरण समझ लेते हैं। तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे धकेलता है, ये क्रिया हो गई, लेकिन क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप जल मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, ये हमारी प्रतिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही हम लोग चलते हैं या हम लोग दौड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, ज़मीन पर हम अपनी टांग रखते हैं, बल लगाते हैं, जिससे हम आगे की ओर प्रतिक्रिया के तरह आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीव जगत से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। चलिए समझ लेते हैं। समस्त जीवधारियों का संसार जीव जगत कहलाता है। इसमें वस्तुओं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को निम्नवत दो भागों में विभाजित किया गया। पहला होता है आपका एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। चलिए समझ लेते हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। इस वर्ग के जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है। कितनी? एक कोशिका का बना होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जीवाणु अब कहा जाता है।
ईस्ट आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है, इसके अलावा क्लेमाई डोमनाश भी आ जाता है, पैरामीशियम भी इसके अंतर्गत आ जाता है। किसमें? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। अब जान लेते हैं बहुकोशिकीय क्या होता है। इस वर्ग के जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगी, हाइड्रा हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, है ना, बरगद हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पहला हो जाएगा सभी जीव क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट दिया है कि सभी जीवों का, नेक्स्ट क्या दिया है कि सभी जीवों का भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। चाहे कोई पौधा हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, सबको भैया भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि सभी जीवों में श्वसन क्रिया फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट हमारा दिया है, देख लेते हैं। चौथा दिया है कि सभी जीवों में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। सभी जीवों में वृद्धि भी होती है। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है, बिल्कुल सही है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। कोशिका जीवधारी के शरीर की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनके कार्य समझाइए। चलिए देख लेते हैं। अंग तंत्र के बारे में बात करते हैं तो कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन के पाचन में मुख्य आहार नाल, यकृत, आमाशय आदि मिलकर भोजन पचाने का कार्य करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे, पहले मेन बात कर लेते हैं कि मेन पॉइंट ये है कि आपको पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में आप कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको आराम से आता ही होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉपी नहीं भरना है, आपको हेडिंग डालना है। आपको हेडिंग डाल के उसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको लिखना है, और राइटिंग भी आपको अच्छी लिखनी है। आपको ऐसा नहीं है, हमें पता है कि डीएलएड में बहुत ज़्यादा लिखने को होता है, जल्दी जल्दी में राइटिंग मत खराब करिएगा जिससे आपके नंबर कट जाए। भले ही आपने सही लिखा होगा लेकिन नंबर कट जाते हैं। अच्छा लिखिए, सही लिखिए, सटीक लिखिए। जरूरी नहीं आपको किताबी भाषा में लिखना है, बस किताबी भाषा से समझना है, बस अपने अनुसार उसको सही से लिखना है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। स्टाइलाइजेशन विधि के बारे में पूछा गया है। तो स्टाइलाइजेशन एक विधि है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से क्या किया जाता है? मुक्त किया जाता है। इसके खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपचारिक क्रिया तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यानी कि फ्रिज में क्या हो जाता है कि भैया स्टाइलाइजेशन विधि का मतलब ये है कि जैसे कि कोई फल हो गए, अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खराब हो जाती हैं और फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें क्या भैया जो बैक्टीरिया है उसका जो क्या होता है भैया, बैक्टीरिया जो है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे क्या चीज़ होती है वो खराब नहीं हो पाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सारी विधि को स्टाइलाइजेशन कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाएं समझाइए। पहले हम बात कर लेते हैं जीवों की अनैच्छिक क्रियाएं और उसके बाद ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में। वे क्रियाएं जो अपने आप होती हैं तथा जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता, ये क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि धमाका होने पर चौंक जाना, है ना, गर्म वस्तु को अचानक छू लेने से अपने हाथ तुरंत हटा लेना, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि हम अपनी एब्रो के पास कुछ चीज़ लाते हैं ना तो अपने आप आँख क्या है, बंद हो जाती है। तो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं जिन कार्यों को हम दिमाग से सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ये सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि पढ़ना, खेलना, कूदना, ये हमारी क्या होगी, ये ऐच्छिक क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए उदाहरण में भी समझ लेते हैं ऐच्छिक अनैच्छिक के बारे में। जैसे कि पढ़ना, लिखना और खेलना हमारा हो गया ऐच्छिक के अंतर्गत। दिल धड़कना, इसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि अनैच्छिक है ना। समस्या और हल ढूंढना भी ऐच्छिक है। सांस लेना भी अनैच्छिक है। टीवी देखना भी ऐच्छिक है। मेरा मन होगा टीवी देखेंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन जो भोजन का पाचन अगर आपने खा लिया तो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो अपने आप हो जाएगा।
स्वादिष्ट भोजन सूंघकर लार निकलना ये भी अच्छी क्रिया है, लेकिन जो मूत्र का निर्माण होता है ये एक अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायरस को समझाइए। जैसा कि आपने देखा कोरोना वायरस फैल रहा है, वो भी एक वायरस है, तो वायरस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के दो उपकोशीय संरचना वाले परजीवी हैं। वे बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात इनका पता चला ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। इनके अध्ययन के लिए विषाणु विज्ञान की स्थापना की गई। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित वायरस जनित रोगों का पता लगाया गया। जान लेते हैं कौन कौन से रोग हैं। पहला है लियोफ्लर तथा फ्राश, है ना। तो इसकी बात करते हैं तो 1897 ने जर्मनी के पशुओं में खुरपका मुखपका रोग पता लगाया। इसे क्या है, इसी हम कहते हैं लियोफ्लर तथा फ्राश कहते हैं। ये भी एक वायरस है। अगले की बात करते हैं तो वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्य के पीत ज्वर वायरस की खोज की। किसने की भैया, ये की है वाल्टर रीड ने। अगला दिया है लैंड स्टीनर तथा पोपर ने। 1909 ने पोलियो वायरस की खोज की गई। किसने की थी, लैंड स्टीनर पोपर ने की थी। अगला है पेटन राउस। पेटन राउस कौन, पेटन राउस ने मुर्गी में कैंसर रोग का पता लगाया। ये भी एक हमारा वायरस है। अगला दिया है ट्वार्ट तथा डी हैरल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। इन्हें फेज भी कहते हैं, इनका नाम क्या है, फेज भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन के कितने प्रकार होते हैं, इनका उपयोग बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपके अदर विषय में भी पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं घरेलू ईंधन होता है। घरेलू ईंधन के बारे में कौन कौन से होते हैं, जो घर में पहले आपने देखा हो चूल्हे में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका लकड़ी भी हो गया, भट्टी में प्रयोग होता है, कोयला का भी प्रयोग होता है। कैरोसिन आपका देखा, मिट्टी का तेल, पहले बहुत क्या दीपक जलाए जाते थे जब गांव में लाइट नहीं होती थी हर जगह, या आप भी नहीं होती, तो इससे क्या कैरोसिन से मिट्टी का तेल, यानी कि ये भी एक ईंधन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, यानी कि घरों में सिलेंडर के रूप में अब इसको प्रयोग किया जाता है, जिससे खाना बनाया जाता है। आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले अथवा घरेलू ईंधन कहलाते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं औद्योगिक ईंधन के बारे में। औद्योगिक कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, है ना, डीजल हो गया, नेफ्ता हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं प्राकृतिक गैस को, है ना, आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। अब हम बात करते हैं इंजन ईंधन। इंजन जिससे चलते हैं, है ना, इनकी बात, जैसे पेट्रोल से इंजन चलता है, जैसे बाइक का इंजन, है ना, गाड़ी का इंजन, कार का इंजन, ये सब पेट्रोल से चलते हैं। और आपका हवाई जहाज भी पेट्रोल से चलता है, लेकिन वो कीमती वाला अलग पेट्रोल आता है। डीजल से भी चलते हैं, यानी कि बहुत सारे वाहन चलते हैं डीजल से, मिट्टी का तेल से भी चलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त इंजन ईंधन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रॉकेट ईंधन। इसमें क्या पड़ता है, इसमें पड़ता है भैया मेथिल हाइड्रोजन पड़ता है, द्रविड हाइड्रोजन पड़ता है, आदि के जेट रॉकेट एवं मिसाइल में प्रयुक्त तो रॉकेट ईंधन कहलाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे इसके बारे में। यहाँ पे गलती से लड़की लिख गया है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी है। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अवशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन के जैविक स्रोत जो आप समाप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, सौर ऊर्जा हो जाएगा, आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, आदि भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है डीजल है ना, एक लिमिट है, वो खत्म हो जाएगा, पेट्रोल सबकी लिमिट है, खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमें क्या भैया ऊर्जा के दूसरे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, जो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन से सभी वाहन चलेंगे, सारा प्रयोग उसी से किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पर संक्षिप्त लेख लिखिए। बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। वायुमंडल में ऊष्मारोधी जो गैसें होती हैं, जैसे कि आपका जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन होगा, ये सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कि मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कांच या ग्लास के बने छोटे पौधा घर होते हैं, जिनमें पौधों का विशेष रूप से शीत से बचाने हेतु उगाया जाता है। ग्रीन हाउस सूर्य की ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ग्रीन हाउस के ग्लास पैनल्स प्रकाश को अंदर आने देते हैं, परंतु ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं। इससे पूरा हाउस क्या होता है भैया, गर्म हो जाता है, और पौधे जो शीत में गर्म रहते हैं। और ये क्रिया उसी प्रकार है जैसे धूप में खड़ी कार के अंदर गर्मी हो जाती है।
चलिए देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 की अधिकता एवं कुछ अन्य गैसों के कारण निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। सूर्य की ऊष्मा के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और यह अवशोषित ऊष्मीय ऊर्जा विकृत हो जाती है। अधिकांश ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस विकृत हो जाती है, परंतु इसका कुछ भाग वायुमंडल द्वारा रोक लिया जाता है और पुनः पृथ्वी सतह पर वापस आ जाती है। इस सरल शब्दों में पृथ्वी की सतह से विकसित हो रही गर्मी का रुकना ही ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहलाता है। तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही जो हमारे वायुमंडल में गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अलावा सभी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।